सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो ये एक प्रिपरेशन वीडियो होने वाला है जिसमें कि क्वेश्चन और आंसर्स है। किस जॉब रोल्स के बारे में? तो अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में। जिसमें कि रोल शामिल है अकाउंट मैनेजर, R2R, रिपोर्ट टू रिपोर्ट, ऑडिटर, बुक कीपर, फाइनेंस एसोसिएट, स्टाफ अकाउंटेंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट नो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी ये है कि इस वीडियो को सीरियसली लेना है। इसमें जो भी वीडियोस, जो भी क्वेश्चंस है, उन्हें सीरियसली लेना है, क्योंकि ये एक रिसर्च के बेसिस पर ये लाए गए क्वेश्चंस। 100 एस्पिरेंट्स हु वेंट थ्रू अ टेक्निकल और रिटन इंटरव्यू, इसमें कि 100 एस्पिरेंट्स के ऊपर रिसर्च हुई है जो कि टेक्निकल और रिटन इंटरव्यू राउंड में गए हुए हैं इन कंपनियों में, जैसे EY, KPMG, डिलॉयट, PwC, जो कि बिग फोर्स है, और ये ग्रैंड थॉर्टन, अमेरी प्राइस फाइनेंशियल, अमेरिकन एक्सप्रेस, और जैसे भी और भी पढ़ लो आप। ये सारे जो भी है, इन कंपनियों में ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए। सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? तो जैसे कि आपको पता है, एक होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये सबसे बेसिक से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये बोलोगे कि ये बहुत बेसिक है तो ये नहीं पूछेंगे, नहीं, बेसिक ही आपकी चेक करते हैं, वो बेसिक से ही स्टार्ट है। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है ऑल असेट्स इन बिजनेस, एदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। जो भी असेट्स होते हैं, या फिर वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, 1 minute guys। Personal accounts, accounts related to a person, entity or any legal body etc are called personal account। जो अकाउंट्स पर्सन से रिलेटेड होते हैं, एंटिटी के रिलेटेड होते हैं, या किसी भी लीगल बॉडी के रिलेटेड होते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। नॉमिनल, ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो भी अकाउंट्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स को दिखाता है, तो ये सारे जो होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है तो, बट आप ये मत समझना कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 2 होगा। ओके, ठीक है। व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? ये भी मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट बेसिक येट द इजीएस्ट वन टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, नो दिस वेल। ये बहुत ही इजीएस्ट भी क्वेश्चन होता है ना। इसका आंसर इजीएस्ट भी है क्योंकि हमने कॉमर्स से करा है, 11th 12th में हमने ये गोल्डन रूल पढ़ा ही है। बट इसे हमें टेकन फ्रॉम ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि यही सबसे पहले पूछते हैं। मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं उसमें सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन मुझसे यही पूछते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, राइट? इन बुक कीपिंग 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, क्रेडिट करो गिवर को। ठीक है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो जो आ रहा है, क्रेडिट करो जो जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे आपको पर्सनल अकाउंट पता ही है, तो वो पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट पता है, वो असेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट हमने देखा था एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम और गेन्स के रिलेटेड होता है। तो बस, अब आपसे ये भी पूछेंगे कि या तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, या तो वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, या फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को क्या कहते हैं। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही क्वेश्चन की बात होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ इजीली इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वजह से मैंने ये चार्ट लगाया है। तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है,
पर्सनल अकाउंट ये रट लेना, पूरी तरीके से पढ़ लेना समझ के। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो थोड़ा सा हम इजी वे में बता देते हैं कि रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, नॉमिनल में क्या है। इफ द आइटम, अगर आइटम रियल अकाउंट का है और आ रहा है बिजनेस में, इज कमिंग इनटू द बिजनेस, देन डेबिट, तो उसे डेबिट कर दो बिना सोचे हुए। इफ द आइटम ऑफ रियल अकाउंट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, देन क्रेडिट। बस जो भी कोई आइटम जा रहा है जो रियल अकाउंट का है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये जनरल एंट्रीज पे रूल अप्लाई होते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? इफ द पर्सन और लीगल बॉडी और ग्रुप इज रिसीविंग समथिंग, उन्हें डेबिट करो। अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है, कौन, कोई पर्सन या कोई भी कंपनी हो, वो कुछ रिसीव कर रही है तो डेबिट करो। और अगर वो कुछ दे रही है तो फिर उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? इफ इट इज एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस, डेबिट। अगर एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट करो, इनकम और गेन है तो क्रेडिट करो। ठीक है। एक और चीज, while making a journal entry there are essentially three types of accounts। जनरल एंट्री करते टाइम तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, हम ये पढ़ चुके हैं। ईच अकाउंट हैज अ स्पेसिफिक रूल दैट नीड्स टू बी अप्लाई, और हमने ये रूल्स भी पढ़े ट्रेडिशनल वाले, ये पर्सनल और नॉमिनल और ये रियल। ठीक है, उसके रूल्स होते हैं जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमने अभी पढ़े। ईच अकाउंट हैज अ स्पेसिफिक रूल दैट नीड्स टू बी अप्लाइड एंड इट इज utmost important to identify the account correctly फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, बस मैं आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको एक तो ये देखना है कि कौन से टाइप का अकाउंट है। अगर आप 11th 12th कॉमर्स से करिए तो आपको ये तो पता ही है, बट फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ। तो उस हिसाब से रूल अप्लाई होंगे, अगर वो रियल है तो उसके हिसाब से रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। पेड 15,000 कैश टू अनरियल पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, पेड करा कैश 15,000 का, किसे करा? अनरियल पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, अब अनरियल पीवीटी लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एंटिटी है। ठीक है, तो फिर उसमें क्या लिखा था हमने? पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव किसको हो रहा है? अनरियल पीवीटी लिमिटेड को, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। 15,000 हो रहे हैं तो 15,000 लिख दिया। रूल कौन सा अप्लाई हुआ है? पर्सनल अकाउंट का हुआ है, डेबिट द रिसीवर वाला। ठीक है, अब क्या है? 15,000 कैश पे करा है, ठीक है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट, और फिर हमारा रियल अकाउंट का लगेगा। क्या लिखा था रियल अकाउंट के रूल में? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है बिजनेस में, बिजनेस से जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट करा 15,000 से। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश। अब देखो फर्नीचर क्या है? असेट है। असेट कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ठीक है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा 10,000 से, रूल लगा है रियल अकाउंट का। और कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट होगा, और रूल लगा है रियल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट, पेड 18,000 फ्रॉम द बैंक फॉर रेंट। अब रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस वाला नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस सारे, और इनकम और गेन्स किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट एक एक्सपेंस है तो हम उसे करेंगे डेबिट 18,000 से। रूल अप्लाई कौन सा हुआ है? नॉमिनल अकाउंट का। अब बैंक से पे हुआ है, राइट, तो बैंक आएगी क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट का रूल आएगा क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक दे रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 1 लाख ऑन द मशीन। अब डेप्रिसिएशन क्या है बताओ जल्दी से? एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस का कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है वो जल्दी से डेबिट करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करा 1 लाख रुपीज
लिया था तो कर दिया। अब ऑन द मशीन, मशीन पे लगा है ना, तो क्या है, तो जा रहा है हमारा डेप्रिसिएशन तो टू मशीन अकाउंट 1 लाख, और रियल अकाउंट का लगेगा क्योंकि मशीन एक असेट है तो रियल अकाउंट में आती है, और वो आ तो नहीं रही है, उसका जा रहा है तो फिर लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, चलो चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगता है, तो लैंड पे क्यों नहीं लगता भाई, वो भी तो असेट है। यही क्वेश्चन होगा इंटरव्यू का। द रीजन वाई यू विल नेवर सी डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज, क्या रीजन है इसका, तो लैंड पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि लैंड हैज एन इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, विदाउट नोइंग हाउ मेनी years fixed asset will last, depreciation cannot be charged। हमें नहीं पता कि वो कितने ईयर रहने वाला है, ठीक है, उसकी एक इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है, मशीनरी का ऐसा होता है कि 10 या फिर 15 years, लेकिन लैंड का हमें नहीं पता होता है, इसी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज उस पर नहीं होता है। ठीक है, ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, व्हाट आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इससे एक याद आया, मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, मेरी 12th, शायद मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी बीकॉम के, तो मैंने अप्लाई करा था, तो उधर से एक असाइनमेंट्स जैसे आते हैं, आपने जैसे अप्लाई करा होगा तो आपको पता होगा, तो उन्होंने मुझे असाइनमेंट में ये दिया था, कुछ डेटा दिया था, एंड they told me to do make the financial statements, 3 main financial statements, and that time I don't know कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। मुझे ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, और वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L एंड ऑल। तो उस टाइम पे 12th की जितनी नॉलेज थी मेरे को, उतना मुझे पता था, बाद में कोरोना आ गया था तो फर्स्ट ईयर में घर पे ही थी, तो फिर क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, राइट। फिर मैंने सर्च वर्च करा तो उसमें भी थोड़ा सा नहीं आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में ये पूछते ही है। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर मुझे पता चला कि भाई 3 मेन स्टेटमेंट फाइनेंशियल जो होते हैं, होता है एक तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन फॉलो द आइडिया अगेन, एड वन ब्रीफ स्टेटमेंट टू ईच वन ऑफ देम। अब तीनों का ब्रीफ स्टेटमेंट देना, बट don't overtalk it. It will only make you vulnerable to more questions. This is another very common question asked in finance and accounting interviews, especially with entry level roles। ठीक है, तो एंट्री लेवल जो पोजीशंस होती है फाइनेंस और अकाउंटिंग में, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एक आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए अगर आप फाइनेंस में हो और जाने की सोच रहे हो या कुछ भी हो, अकाउंटिंग में जॉब करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट। इट प्रेजेंट a summarized view of revenue, income, profit and loss of a particular accounting period। सबको पता है ये क्या होता है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से उधर आंसर देना है। अगर आपको ये जो मैंने दिया हुआ है, जो मैंने आंसर दिया हुआ है वो मैंने अपनी तरफ से, अपने तरफ से दिया हुआ है, लाइक जितना मुझे इजीएस्ट लगा उस हिसाब से। अगर आपको गूगल पे इसके आंसर्स बहुत इजीएस्ट वे में मिल जाते हैं, जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से बिना रुके बोल पाओगे इंटरव्यूअर के सामने, तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस प्रेजेंटेशन की, इस पीपीटी की, तो आप कमेंट में लिंक लिख सकते हो या फिर मुझे मांग सकते हो, किसी तरीके से भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वुड शो देम एज ऑन डेट असेट्स लायबिलिटीज कैपिटल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताता है, असेट लायबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशन बताता है एज ऑन डेट की। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में ये कैश और कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन बताता है बिजनेस की। इसमें अभी इजी एक्सप्लेनेशन या इजी डेफिनेशन अगर आपको मिल जाती है, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड। अजी, ये जो वाइट सी लाइन हो गई है वो इसीलिए है क्योंकि
ये कुछ जैसे मैंने यहाँ पे पिछली बार भी आपने ये देखा है, ये लाइन हो रही है ना, अंडरलाइन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें जिसमें जिस क्वेश्चन में भी अंडरलाइन हो रही होगी तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो पूछा गया है बार। चलो बैक टू द क्वेश्चन। Almost all completions of finance and accounting interview questions include at least one question of BRS। ठीक है, तो फाइनेंस और अकाउंटिंग के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता ही होता है बीआरएस के ऊपर, तो फिर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बीआरएस, उसकी फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, refers to a statement which is made to reconcile bank balance shows on the bank side or passbook with the bank balance shown in the cash book। तो डर लाउंज। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो बैंक बैलेंस जो भी बैंक स्टेटमेंट पे होता है और पासबुक पे होता है वो दिखाता है विद द बैंक बैलेंस शोन इन द कैश बुक। अब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो वो ठीक करना, उसे हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने 12th में ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंट्स में। सो बोथ इंटरनल सोर्स द कैश book and external source the bank statement और पासबुक आर रिकंसाइल विद ईच अदर। एक तो होती है कैश बुक, ठीक है, और एक होता है बैंक स्टेटमेंट जो बैंक की तरफ से होता है, बैंक पासबुक हो गया। तो हमें वो दोनों मैच होने चाहिए, राइट। दोनों मैच कराने को ही कहते हैं रिकंसाइल। देन ऑल द मिसमैचेस आर आइडेंटिफाइड एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। अब अगर टोटल उनका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो देखा जाता है कि क्या मिसमैच हो गया है, क्या मिस्टेक्स आ गई हैं, और फिर उन्हें वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रीजन फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस क्यों हम करते हैं, तो भाई इसलिए करते हैं क्योंकि मिस्टेक और एरर्स तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी एरर्स एंड मिस्टेक इन द कैश और अ पासबुक। जो हमारे पास है कैश बुक, बैंक के पास है पासबुक, तो भाई इन दोनों के बीच में जो भी मिस्टेक्स एरर या तो उनकी तरफ से हो सकते हैं या हमारी तरफ से हो सकती है, तो मिस्टेक्स और एरर्स का पता लगाने के लिए हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। एक्सप्लेन्स डिले, एनी डिले इन क्लियरेंस और कलेक्शन ऑफ चेक कैन बी आइडेंटिफाइड। अब ऐसा होता है कि कोई डिले तो नहीं है, जैसे यहाँ से तो कट गया है लेकिन वहां पे नहीं आया, तो डिले हो जाता है कलेक्शन ऑफ चेक्स में या फिर क्लियर होने में चेक, तो वो भी पता लग जाता है। फ्रॉड डिटेक्शन होता है, टाइमली रिकंसिलिएशन हेल्प प्रिवेंट एंड फाइंड एनी फ्रॉड रिलेटेड टू कैश। अब ऐसा होता है कि बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, बट बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस में जो भी काम कर रहा था उसने फ्रॉड कर लिया, उसने तो रिकॉर्ड करा नहीं, उसने अपने पास वो पैसे और रख लिए। ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी ये वाली चीज होती है, प्रिपेयर करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, व्हाट आर ड्राइंग्स, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज इट एंड इट्स जनरल एंट्री। ड्राइंग सबको पता है, सबने पढ़ा होगा। ड्राइंग क्या होता है, व्हेन अ प्रोपराइटर विड्रॉ कैश, जब एक ओनर या प्रोपराइटर विड्रॉ करता है कैश और गुड्स फ्रॉम इट्स ओन बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस से वो कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इट रिड्यूसेस कैपिटल इन्वेस्टेड and is a temporary account which is clear at the each of accounting period। ठीक है, ये कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करी है, अब जैसे मैंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, ठीक है, मेरे को अभी पर्सनल यूज के लिए मैंने कुछ कैश विड्रॉ कर लिया, तो मेरी ड्रॉइंग हो गई, बट विड्रॉ करने से क्या हुआ, कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट करा है वो रिड्यूस हो गया, राइट। एंड इज, तो ऐसे रिड्यूस होता है। और ड्राइंग एक टेम्पररी अकाउंट होता है विच इज क्लियर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, जो क्लियर होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है, कौन क्वेश्चन में ये भी पूछा है आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज इट, तो ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कहाँ पे दिखाया जाता है, तो इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी कैश विड्रॉ की, तो भाई
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो कैश तो कैश अकाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल याद याद करना अच्छे से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जनरल एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन, अब गुड्स के लिए क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेस अकाउंट, कैश के लिए कैश अकाउंट क्रिएट कर दिया था, गुड्स के लिए परचेस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, चलो, why is closing stock not shown in trial balance, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं शो होता, ठीक है ना। पहले चलो ये देख लेते हैं अंडरलाइन वाला, तब ये आप अच्छे से करोगे। दिस वन ऑल्सो स्टैंड्स टॉल अमंग टॉप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने जो भी ये डाल रखे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी ऐसे मत लेना कि ये कुछ नहीं है। भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और पूछे जाते हैं, तो प्लीज गौर करो। दिस वन ऑल्सो स्टैंड्स टॉल, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हर उसमें पाया गया है कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क्ड इन टेक्निकल राउंड बाय हायरिंग मैनेजर, और देखो टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हायरिंग मैनेजर के द्वारा, ठीक है। इसलिए अच्छे से करो भाई। Not all goods purchased in beginning and during the accounting period are sold until the end of that period, ठीक है। अब ये मैंने ये जो आंसर लिखा है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, अगर आपको कोई दूसरा इजी लग रहा है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। मेरा क्या मोटिव है कि मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं कि ये फ्रिक्वेंटली पूछे गए, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आप कैसे अपनी तैयारी कर रहे हो, उससे ये नहीं कह रही मैं कि यही वाला आंसर थोड़ा समझो, लर्न करो और उधर बोलो, मैं नहीं बोलती। आपको जो इजीएस्ट वे लगे वो करना, ठीक है। बट ये आप आंसर मत देखना, बट ये जो क्वेश्चंस है, प्लीज क्वेश्चंस ये वाले मिस मत करना। ये गलती से क्या हो गया, तो ये क्वेश्चंस मिस मत करना, ठीक है। नॉट ऑल गुड्स परचेस्ड इन बिगनिंग, जो भी गुड्स परचेस करे जाते हैं बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, और अकाउंटिंग पीरियड के चलते आर सोल्ड अंटिल द एंड ऑफ दैट पीरियड, तो वो सोल्ड हो जाते हैं एंड ऑफ दैट पीरियड, राइट। अब आपको पता होगा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताओ कि अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक स्टार्ट होता है और कब से कब तक एंड होता है, मतलब कब से स्टार्ट और कब से कब तक खत्म होता है, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बता दो। दिस रिजल्ट्स इन अ रिमाइंडर बैलेंस नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस था, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, फिर जितना सोल्ड हुआ, ठीक है, अब जितना सोल्ड होके बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक पार्ट होता है परचेज का। एंड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी इंक्लूड्स परचेज, और ट्रायल बैलेंस में तो परचेज पहले से इंक्लूड होती है ना, तो हेंस if the closing stock is shown as a separate item it will double count and result in an error। अगर भाई हम क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वो एरर एरर दिखाएगा ना, डबल काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने परचेस में भी क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा ही है। सो दैट इज वाई हम ये शो नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस में। आप अच्छे से ये आंसर देना इंटरव्यूअर को, ठीक है। एग्जाम्पल, परचेज फॉर अ पीरियड 60,000, ठीक है, परचेज 60,000 की थी, क्लोजिंग स्टॉक रिमाइंडर आउट ऑफ परचेज जितना बचा हुआ है 10,000 बचा है, ठीक है। If both of these items are separately shown inside trial balance, the effect will be double up and trial balance will error। आप एक एग्जांपल देके भी उन्हें समझा सकते हो अभी, अगर आपको नीड लगे तो, बट ज्यादा ओवर टॉक भी नहीं करना है क्वेश्चन को, बट हाँ इतना कम भी नहीं करना है कि उन्हें लगे कि इसे आता नहीं है इसलिए वो ज्यादा समझा नहीं रहा, तो ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कैपिटल, टाइप ऑफ अकाउंट and where is it shown in the financial statement। what is capital, कैपिटल क्या होती है, किस टाइप का अकाउंट होता है ये, और कहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाई जाती है, ठीक है। तो कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ, ठीक है, और ओनर्स इक्विटी, ओनर्स जो भी पैसा लगाता है वो होती है कैपिटल, हम सबको पता है, ठीक है। तो वो ओनर्स की इक्विटी भी कहा जाता है उसे, और नेटवर्थ भी कहा जाता है।
कैपिटल इज द मनी ब्रॉट इन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट। ये जो कैपिटल एक मनी होता है जो कि ओनर के द्वारा लाया जाता है बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है, जिससे कि बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट हो पाए। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, भाई कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है एज इट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल और फर्म, क्योंकि ये एक बिलोंग करता है इंडिविजुअल से और एक फर्म से। कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, और कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, डन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अभी सेकंड पार्ट आएगा, अभी थर्ड पार्ट आएगा। क्योंकि रिसर्च करिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे, आपको भी पता है। ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च करके सिर्फ 5 क्वेश्चन निकले होंगे, भाई इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इतना सारा नहीं है। बट बात ये है, ये जो है वन, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये थे 8 क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे हम, ये जो 8 क्वेश्चंस है, अभी हम वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, इतनी बड़ी वीडियोस कोई नहीं देखता है। तो फिर अगले पार्ट में हम इधर से ही आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि आगे बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाली है, अभी और वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और बाकी कमेंट करके बता देना अगर कोई भी डाउट हो आपका, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।